Welcome everyone. I am here with the topic New Kings and Kingdom. In the earlier videos, we have discussed about the admission in the kingdom, Prashastis and land grants, warfare for wealth, and in this video we will discuss about the closer look चोलाज के बारे में हम एक नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ दे एक्सटेंड देयर एम्पायर and what are their other the good things which they gave to the whole of the society as well as to India, जो उनकी जो legacy है. So here जो चोल साम्राज्य है, they were from the उरेयूर में वो earlier में they were the small family, a minor chiefly family known as Muttarayar. So they have a power in the Kaveri delta, near to that Kaveri delta. तो ये chiefly family, they were the subordinate to पल्लव्स, पल्लव के वो मादत थे. और उसके बाद इन्होंने उनको when they become weak, they extended their empire toward the southern side, and they built the temple at Tanjore as well as that capital, जो शहर है, जो city है, they built there that the city of Tanjore. Then एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, उन्होंने फिर अपना जो एम्पायर है वो एक्सटेंड करना शुरू कर दिया. बिगिनिंग में जो विजयालय ने ही कॉन्कर्ड द नेबरिंग पार्ट्स एंड ग्रीव इन साइज एंड पावर. देन पांड्यन एंड पालवस जो टेरिटरीज थी साउथ और नॉर्थ की तरफ को, साउथ में पल्लव्स थे और नॉर्दर्न तरफ को पांड्यास थे. टुवर्ड द नॉर्दर्न साइड और द पांड्यास और साउदर्न साइड में पल्लव्स है. देन दे एक्सटेंडेड द एम्पायर. अब जो एम्पायर है उन्होंने ये दिस इज़ द उरेयूर एंड फ्रॉम उरेयूर दे एक्सटेंडेड दिस एम्पायर. तो उरेयूर से वो अपना जो एम्पायर है वो टुवर्ड द तंजौर उन्होंने बड़ी सिटी बना दी. दिस इज़ द रिवर कावेरी, ये कावेरी रिवर. और कावेरी रिवर में के जो डेल्टा है here it was rich in the for the agriculture purposes, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और एक प्रोटेक्शन भी देगा उनको टुवर्ड द ओशन साइड ऑल्सो. देन द राजा वन, he was considered the powerful among the Cholas, become king in 1985. और उसके बाद एक्सपेंडेड इज एम्पायर और एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया. उसके बाद उनके जो सन थे द राजा फर्स्ट, ही कंटिन्यूड द पॉलिसीज, इवन रेडेड द गंगा वैली. ये जो गंगा वैली है यहाँ तक में ही एक्सटेंडेड इज दैट रेडेड एंड टुवर्ड द श्रीलंका पार्ट, टुवर्ड द साउथ ईस्ट एशिया की जो अदर कंट्रीज थी. ही बिल्ट द नेवी, पावरफुल एक्सपीडिशंस ही डिड विद दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एक्सपेंडेड द एम्पायर. तो ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में ही स्टार्ट रूलिंग. सो दैट इज़ राजा एंड द राजेंद्र चोला, जो एक्सटेंशन हुई चोलास की टेरिटरीज की, दैट वाज लार्जर इन साइज. एंड अनदर जो इनका एक और महत्व है इतिहास में, दैट इज़ अबाउट द ब्रॉन्ज स्कल्पचर, कांस्य मूर्तिकला, जो उनकी एक बहुत बड़ी मिसाल रही, विच वी विल स्टडी इन द फर्दर टॉपिक्स दैट हाउ दीज दे वर मेड. तो एक मूर्तिकला जो है एक उन्होंने जो लेकर आए, दैट वाज
the legacy of the Cholas as well as the temples which they built. एक तो उनने तंजौर में टेम्पल बिल्ड किया, देन द टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलमपुरम, जिसको उनने बहुत रूफ वगैरह को बहुत सुंदर डेकोरेट किया, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड वॉल्स दे वर ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल। तो जो जो ये स्कल्पचर लेकर आए, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुली दे यूज टू मेक दीज स्कल्पचर्स। So here we can see the bronze sculpture, how beautifully they used to make the sculptures, as well as the temple. Now that the temples जो है they were the nuclei of settlements, कि इसके चारों तरफ जो टेम्पल है इसके चारों तरफ में दे यूज टू बिल्ड द टाउन्स। तो ये एक बहुत बड़ा केंद्र था क्राफ्ट के लिए भी एज वेल एज फॉर द अदर पर्पजेज, क्योंकि जो मंदिर है, मंदिरों को रख रखाव करना है, इसकी देखभाल करनी है और इसको और ज़्यादा सुंदर करना है, यही मंदिर नहीं दूसरे मंदिर भी। तो ये एक न्यूक्लियाई थे सेटलमेंट्स के, एंड नियर टू दीज द टेम्पल्स प्रीस्ट, गार्डन मेकर्स, कोक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, ये सब उसके आसपास में रहते थे। तो ये एक कि टेम्पल्स आर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द चोलाज। सिर्फ ये एक मंदिर धार्मिक हिसाब से सिर्फ फेमस मतलब महत्वपूर्ण नहीं थे, ये इकोनॉमिक पर्पज़ के भी और सोशल के भी, कल्चरल के लिए भी बहुत बड़ा एक केंद्र रहा, क्योंकि इसके आसपास में जब टाउन बिल्ड हो गई तो इकोनॉमिक पर्पज़ भी हो गया, सोशल भी कि सब तरह के लोग यहाँ पर में रहेंगे, देन द कल्चरल लाइफ दैट ऑल्सो एक्सपेंडेड। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेम्पल्स एंड द स्कल्पचर इन द चोलाज। नेक्स्ट है चोलास का जो और खासियत रही इनकी, दैट वाज द एग्रीकल्चर, दे वांट टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को वो ये बढ़ावा देने जाते हैं, सो दे क्लियर द फॉरेस्ट, जंगलों को उन्होंने साफ़ करना शुरू कर दिया कि जिससे कि द एग्रीकल्चर लैंड कैन बी इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर एरिया बढ़ेगा तो प्रोडक्शन विल बी मोर, टैक्सेस भी ज़्यादा आएंगे, पीपल विल बी बेनिफिटेड, समृद्ध होंगे क्योंकि उनके पास में खाने के लिए जो है अनाज रहेगा। देन सो लैंड और लेवल्ड, ज़मीन को समतल बनाना शुरू कर दिया और तटबंध बनाने शुरू कर दिए, एम्बैंकमेंट्स और बिल्ट सो दैट कि इरोड ना हो, लैंड इरोड होने से बच जाएगी, नदी का पानी नहीं घुसेगा, तो जो खेत रहेंगे उससे उनके बचाव हो जाएगा। और किसानों को मोटिवेट किया टू ग्रो द 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, 2 फसलें उगाना। अब 2 फसलें उगाने से उनकी जो पैदावार है वो भी बढ़ गई, इकोनॉमी भी बढ़ गई, रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो चोलाज और ज़्यादा समृद्ध भी होने लग गए और लोगों को भी साइड बाय साइड उन्होंने जो इकोनॉमिकली साउंड बना दिया। एंड और आगे क्या किया कि चैनल्स टू इरीगेट द फील्ड्स, फिर जो खेत है खेत को इरीगेट करने के लिए उन्होंने सिंचाई और नहरों का निर्माण भी किया, जिससे कि नदियों के द्वारा पानी जो है चैनल्स के द्वारा जो है नहरों के द्वारा खेतों तक में लाया जाएगा। बेमौसमी अगर बारिश होती है या मौसम में बारिश नहीं होती है तो उससे बचने के लिए, सूख ना जाए फसलें, तो उस समय लोग सिंचाई कर सकते हैं। इस तरह से उनको मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया। वेरियस मेथड फॉर इरिगेशन, बहुत सारे अलग अलग तरह से। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, जहाँ से नहर कर नहीं लाया जा सकता वहाँ पर कुएं वगैरह खुदवाए। समवेयर द ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द रेन वाटर, जिससे कि सब लोगों को वो पानी अवेलेबल हो जाए। और इसके साथ साथ था कि
कुएं तो खुदवाए, बड़े बड़े सरोवर वगैरह भी, और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना चाहिए जिससे कि सबको पानी बराबर हिसाब से मिल पाए. दैट हाउ एफिशिएंटली दे helped the farmers, they motivated. It is that well planned the kingdom, that how they are extending the empire, as well as they are developing the whole of the society. So जो चोलाज है, चोलाज का फोकस था कि एरिया तो एक्सटेंड हो गई, बट दे वांट दैट इकोनॉमी शुड आल्सो एक्सपेंड. इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, इकोनॉमी से एम्पायर भी समृद्ध होगा. सो ई इज इक्वल टू ई. सो दे वांट टू गिव एवरी बेनिफिट टू द मासेस, कि अगर लोगों को बेनिफिट होगे तो उनको भी जो है टैक्स कर जो है लोग बहुत इजीली दे देंगे. चोलाज का ये माना जाता है कि भाई देयर वर मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, जिसमें कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली टैक्स दैट इज वेती टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, कादमाई और लैंड रेवेन्यू. इस तरह से अलग अलग तरह के उनके टैक्सेस थे. देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी. इस तरह से दे वर चार्जिंग नंबर ऑफ द टैक्सेस, लेकिन लोगों को समृद्ध भी कर रहे हैं. साथ साथ में समृद्ध होने से क्या कि लोग जो है आसानी से उनको टैक्स भी पे कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैसे जो है ऑर्गेनाइज करते थे. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, हाउ वॉज दैट ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज वन इज द उर, जो उनकी एक जो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स था, दैट वाज known as Ur. So they become prosperous with the spread of irrigation agriculture. ये समृद्ध हो गए जैसे जैसे क्रॉप्स, 2 फसलें और इरिगेशन की फैसिलिटीज दे दी तो ये प्रॉस्परस हो गए. देन ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फॉर्म द लार्ज यूनिट. ये जो उर है इन सब ने क्योंकि ये समृद्ध हो गए तो इन्होंने लार्ज यूनिट फॉर्म किए, दैट वाज नोन एज अ नाडू. नाडू मीन्स द वन फॉर्म ऑफ अ विलेज. देन दे परफॉर्म्ड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स. ये सब जिम्मा जो है अब इन्हीं का ही होगा. जो उर और नाडू है यही टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करेंगे और जस्टिस, न्याय वगैरह भी अगर कुछ गांव में होता है तो वो न्याय भी वही देंगे. देन रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट जो है वो एक्साइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू. ज़्यादा जो है जो नाडू पर जो ज़्यादा प्रभाव था वो वेलाला जाति के जो रिच पीजेंट्स हैं उनका रहता था. So the Chola king gave some rich landowners titles like Muvendavelam, Velan या Muvendavelan, Arayar means serving the 3 kings, peasants serving the 3 kings. इस तरह से उनको उपाधियाँ दी एज मार्कर्स ऑफ द रेस्पेक्ट, कि उनको एक रेस्पेक्ट देने के लिए कि अगर रेस्पेक्ट देंगे तो देन दे विल हैप्पीली डू ऑल दीज वर्क्स. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द ग्रांट्स. भूमि के प्रकार. जो भूमि थी अलग अलग जो चोलास के पीरियड में उनको जो है दे वर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स. अलग अलग भूमियाँ उसमें वेलन वेगाई है. वेलन वेगाई जो ऐसी लैंड दैट वाज द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रॉपर्टीज. ब्रह्मदया जो ब्राह्मण को लैंड जो है गिफ्ट में दे दी, दैट वाज ब्रह्मदया. शाला भोगा. शाला भोगा में जो शाला मीन्स जैसे पाठशाला, तो स्कूल के लिए जो मेंटेनेंस के लिए जो लैंड देते हैं दैट वाज शाला भोगा. देवदाना मीन्स जो देवताओं के लिए मतलब देव टेम्पल्स के लिए दैट लैंड इज गिवन, दैट इज नोन एज देवदाना. एंड पालीचंदम. जो पालीचंदम है उसमें लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूट्स. तो ये अलग अलग तरह के नाम हैं जिसमें कि देवर नोन इन द चोला एम्पायर. नेक्स्ट इज नगरम.
ये जो नगरम है दैट वाज द जो ये एसोसिएशन रहती थी ट्रेडर्स की, बिजनेसमैन्स की, दैट वाज नोन एज अ नगरम एंड दे ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पावर नहीं थी, लेकिन ये इनकी एक एसोसिएशन थी जो हेल्प करती है इन देयर एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर एंड टू बिल्ड द गुड रिलेशन विद द रूलर्स। जो ब्रह्मदया है एज वी डिस्कस्ड, वो ब्राह्मण के लिए जो लैंड देते हैं। देन सभा, ये सभा जो है दैट वाज द सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क्स। और ये एक ऐसी सभा थी जिसमें कि बहुत पारदर्शिता होती थी। इसमें सिर्फ इरिगेशन वर्क नहीं, बाकी और भी जो गांव है, गांव का विकास और समाज के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो उसके लिए ये सभा जो है दैट दे वर वर्किंग। अब इस सभा के लिए हु कुड बिकम द मेंबर, क्योंकि बहुत पारदर्शी ये सभा थी, जो ये समिति थी, तो इसके लिए कौन जो है मेंबर हो सकता है। सो हु कैन बी द मेंबर ऑफ अ सभा? मेंबर ऑफ सभा वो आदमी होगा, ऑल दोज हु विश टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सभा शुड हैव ओनर ऑफ अ लैंड। उसके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए और वो रेवेन्यू जो है उस लैंड से देता हो। शुड हैव द ओन होम, उसकी उम्र जो है 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेदास, ज्ञान हो। वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक मामले में भी वो अच्छी उसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए है। इफ़ एनी वन हैव बीन द मेंबर ऑफ फ्रॉम द लास्ट 3 years इन एनी कमेटी, वो जो है इस कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता है। लास्ट 3 साल में अगर कहीं किसी समिति का सदस्य रहा हो तब वो इसका सदस्य नहीं बन सकता है। एंड ही शुड गिव द डिटेल्स ऑफ, जितने भी उसके खाते हैं और सगे संबंधियों के भी अपने भी वो डिटेल उसको देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये एक इस तरह की सभा थी, एक ऐसी समिति थी जो सिर्फ गांव का विकास नहीं बल्कि जो एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए दे यूज टू वर्क। एंड दिस वाज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द एट द लोअर लेवल ऑफ द इन द विलेज बाय चोलाज। तो इसके लिए जो सभा का, जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए, टेम्पल्स के, गार्डन के लिए, इस तरह से अलग अलग समितियां जो है वो काम करती थी। एक इसमें कि भाई बुक में है चाइना जो टांग का एग्जांपल है कि तांग वंश जब शासन किया तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया। अगर हम यहाँ देखें तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन में जो तमिलनाडु है इसमें कि ये क्वालिफिकेशन दे दी टू बिकम द मेंबर ऑफ सभा। तो तांग वंश ने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देयर विल बी द रिटन एग्ज़ाम। तो उन्होंने जो है एक रिटन एग्ज़ाम शुरू कर दिया इन द जब ये तांग वंश रूल कर रहे थे फ्रॉम द 7th to the 10th centuries। इट्स कैपिटल वॉज जियान एंड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जिसमें टर्क्स, ईरानियन, इंडियन, जापानीज बहुत सारे लोग आए और उन्होंने ये जो सिस्टम है ऑप्शनली रिमेन्ड प्लेस फॉर दैट, जो भी ऑफिसर होगा उसको जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा। सो दैट इज़ दैट द एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, दीज वर द ऑल द वर्क्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स इन डिफरेंट टाइम्स। सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस बेसिकली अबाउट द चोलाज। इनको नज़दीक से जानने की कोशिश की है। होप you would have understood. Thank you.